बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर हुकूमतों की कारकर्दगी से खुश नहीं है, हत्ता के सियासी जमातों से भी मुतमिन नहीं है। और एक तकरीब में ये बात सामने आई, उन्होंने डांट पिलाई। मोहसिन नकवी साहब ने जब सबके सामने आकर कह दिया कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, उससे पहले ये तकरीब हुई जिसमें आर्मी चीफ बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, ये कुछ अचानक नहीं हुआ, ना ही ये कहा जाए कि जी ये पहले नहीं पता था शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ को। ये सब पैगाम पहुंचाए जा रहे थे, आसिफ जरदारी को भी काफ़ी अरसे से, कि जी काम ठीक नहीं चल रहा, अपने आप को दुरुस्त करें, लेकिन उन्हें कहाँ दुरुस्त करना था। अब उसके बाद हालात सबके सामने हैं। महर बुखारी साहिबा सीनियर साफ़ी हैं, दुनिया न्यूज़ पर प्रोग्राम करती हैं। उन्होंने अपने खामंद काशिफ अब्बासी साहब के हवाले से भी पोस्ट लगाई कि जी देखिए कितना अरसा हो गया कि वो ज़ेर अताब हैं, प्रोग्राम नहीं कर सकते, उन पर कदने हैं, और इस पर सपोर्ट भी किया साफ़ियों ने, और क्या कर सकते हैं। अब उन्होंने एक बड़ी खबर भी दी है। महर अब्बासी साहिबा ने कहा है कि जी एक बड़ी मुलाकात हुई है, 3 बड़ों की मुलाकात हुई है। क्या इसमें अब सुलह हो गई है, चीज़ें तय हो गई हैं, वो सफ़ा जो फट गया था क्या वो जुड़ गया है, या उसको टेप लगा दी गई है? मैं पहले आपके सामने उनकी पोस्ट रख रहा हूँ और उस पर फिर हम बात करेंगे। हाई स्टेक्स मीटिंग यील्ड्स ट्रूस, कि जी बड़ी हाई स्टेक की बड़ी अहम मीटिंग थी, ये मुलाकात थी, ज़ाहिर है कि खुफिया थी, तभी अखबारात में या कहीं नहीं आई, और इस तरह से इसके बारे में बताया जा रहा है कि जी क्या इसमें सुलह हो गई। 3 senior most figures minus president met last night to address that what Mohsin Naqvi characterized as a systematic collapse, a gathering that brought together a 3-time former prime minister, the sitting PM and one most powerful authority। 3 बंदे इकट्ठे हुए जी, जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी नहीं थे। इसमें 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म यानी नवाज शरीफ, इसके अलावा शहबाज शरीफ, और एक पावरफुल अथॉरिटी, वन मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी। अब आप समझ जाइए वन मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी कौन होगा। तो ये 3 लोग थे। आउटकम ये निकला कि जी कमिटमेंट ये है, गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी दी जाएगी, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो सकती, कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, कोई निगोसिएशंस हो ही नहीं सकती कि जी रीस्ट्रक्चर करना है। सारे एडमिनिस्ट्रेटिवली रीस्ट्रक्चर होगा, सारा कुछ ऊपर नीचे होगा, और बता दिया गया है कि शायद 2-3 महीने हैं, उसके अंदर अंदर आप ये कर लें। अच्छा, अब इसमें यह हुआ कि जी क्लैरिटी ये है कि अब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी से बात करेंगे, उनके सामने सब कुछ रखेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब नून लीग है तो नवाज शरीफ ही हैं, और अपनी पार्टी के सामने रखेंगे, तो पार्टी कहाँ कोई इख्तलाफ कर सकती है, चंद इधर उधर लोग करें, उनको बाहर निकाल देंगे। अब वो उनके सामने रखेंगे और नए सूबों की बात होगी। अच्छा, अब यहाँ तक तो जनाब ये है कि सारा कुछ तय हो गया। इस पर अब महर साहबा क्या कहती हैं, माई टेक अवे, मैं इससे क्या समझ सकी हूँ। ऑल इज़ गुड फॉर नाउ एंड ऑल पार्टीज विल फॉल इन लाइन ऑन दिस इशू, कि जी हाँ अभी तो सब ठीक हो गया, सारे अब लाइन में आ जाएंगे। हाउएवर, अलबत्ता द एग्रीमेंट कैरीज एन अनस्पोकन टेंशन, कि इस एग्रीमेंट में जो माहिदा हुआ है इसमें एक बड़ी टेंशन सी है जो बयान से बाहर है। Whether these concessions represent genuine resolution or merely a postponement of deeper structural fractures remain unclear। अब ये सिर्फ एक वाकई एक जेन्युइन मामला रिजॉल्व हो गया है सही तरह से, या ये कि जो दरारें हैं बस वो रहनी हैं, और ये सिर्फ उसको डिले किया गया है, पोस्टपोनमेंट है, ये वो खुद कह रही हैं। तो मैं अब अर्ज़ कर देता हूँ, वो तो ये कह रही हैं कि जी ये पोस्टपोनमेंट है या मामला सेटल हो गए हैं, तो मैं इस पर अपना तज़किया दे रहा हूँ कि ये पोस्टपोनमेंट ही कहें बस। वो भी मेरी नज़र में पूरी तरह से नहीं है, कि मामले को थोड़ा सा आगे, चंद महीने आगे कर दिया गया है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ ये भी नहीं है। क्यों मैं ये क्यों अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, बात ये है, मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा, फैक्ट्स, खबरें। बात यह है कि चाहे नून लीग को ये कह देंगे हम नए सूबे बना देते हैं, पीपल्स पार्टी शायद भी नहीं कहेगी, अगर वो कह भी दे कि हम भी नए सूबे बना देते हैं, फिर भी बात नहीं बननी। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि दुनिया की तारीख ये हमें सिखाती है, बताती है कि तारीख सबसे ज़बरदस्त पेशगोई आपको सिखाती है। आप कहेंगे वो तारीख से क्या मिलता है, तारीख से आपको आगे का पता चल जाता है कि तारीख में हो चुका है तो आगे क्या होगा। मिसाल के तौर पर कि जी मियाँ साहब सरेंडर करेंगे नहीं करेंगे, आप उनकी तारीख पढ़ लें, उन्होंने हमेशा डील की है, कहेंगे हाँ जी अगली दफ़ा भी डील ही करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह से आप किसी के बारे में कह सकते हैं कि जरदारी साहब जी बीच में से कोई रास्ता निकालेंगे, हाँ जी कोई रास्ता निकालने की करेंगे, क्योंकि हमेशा वो यही काम करते हैं, कुछ ना कुछ। ये टकराने वाला सिलसिला अब इनका नहीं है, तो ये आप कह देंगे। लेकिन उसके बाद
होगा क्या? और फ़र्ज़ कीजिए अगर ये सब कुछ कर भी देते हैं, जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट चाहती है सब उसी तरह से कर दें, उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दें, उसी तरह से नए सूबे बना दें, तब भी कोई बेहतरी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर बेहतरी आनी होती तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आ जाती, 27वीं आईनी तरमीम के बाद आ जाती। यहाँ दूध और शहद की नहरें ना भी बहती तो कम से कम पूरी दुनिया में ये कहा जाता जी बेहतरीन अदालती निज़ाम पाकिस्तान का है, आओ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो। अदलो इंसाफ का बोलबाला पाकिस्तान में है, यहाँ आएँ, यहाँ पर हालात बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर कानून सबके लिए बराबर हो चुका है, यहाँ पर अदलिया आज़ाद है। 26वीं तरमीम इन्होंने क्यों की? अपनी ज़ात के लिए की। अभी भी अब 26वीं 27वीं तरमीम पर लड़ाई है, लड़ाई। आपको यकीन नहीं आता तो सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब की सुनिए, डॉन न्यूज़ पर उन्होंने आरफा नूर साहबा के प्रोग्राम में सारी कहानी सुना दी है कि जी पहले 40 जज लगाए गए तो बराबर हिस्सा लिया गया। पीपल्स पार्टी के वकीलों को, लफ्ज़ है वकील, कोई इंडिपेंडेंट नहीं, पीपल्स पार्टी ने अपने वकील एडजस्ट करवाए बतौर जज। हसनात मलिक साहब टीवी पर बैठ कर कह रहे हैं कि नून लीग ने अपने वकील लगवाए जज, पीपल्स पार्टी ने अपने वकील लगवाए जज, और 40 जज लगे, उनमें अपना अपना हिस्सा लिया। हाई कोर्ट्स में जितने लगे, पेशावर में भी, लाहौर में भी, कराची में, तो लाहौर पेशावर में भी पीपल्स पार्टी को हिस्सा दिया गया ताकि उनकी हुकूमत जो है वो सिंध में। अब ये देखिए ना, अजीब कहानी है कि जहाँ जिसकी हुकूमत है उस लिहाज से वो अपने जज भर्ती करे। ये हमारे यहाँ इदारों की तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है। अब 23 और लगाए गए हैं अब, तो उसमें पीपल्स पार्टी को हिस्सा नहीं मिला। ये लड़ाई है। अब आप सोचिए ना ज़रा, यहाँ क्या बेहतरी आनी है इस मुल्क में जहाँ पर इदारों में अपने लोग भर्ती किए जाएंगे। इनकी सोच देखें, इनका माइंडसेट देखें। ये अगर सूबे भी बनाएंगे तो वो इसी माइंडसेट से बनाएंगे। तारीख बताती है सबसे अच्छी पेशगोई कौन करता है? तारीख करती है। आप तारीख पढ़ लें, आप अच्छी पेशगोई कर सकेंगे। कौन किस वक्त मुल्क से भाग जाए, किस वक्त भागेगा, कौन किस तरह डील करेगा, तारीख बता देगी। कौन खड़ा रहेगा, तारीख बता देगी। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जब जजेस अपनी मर्ज़ी के अपने वकीलों को लगा रहे हैं, अपने ख़ानदान को हर जगह इन्होंने एडजस्ट करना है, अपने वकीलों को एडजस्ट करना है, अपने साथियों को हर डिपार्टमेंट में लगाना है, तो फिर ये हाल होगा। जहाँ चेयरमैन सेनेट का बस चलेगा वो अपने नवासे को लगा दो, अपने किसी कज़न को लगा दो, फलां को लगा दो। PI ऐसे ही बैठी, स्टील मिल ऐसे बैठी है, वापडा ऐसे तबाह हुई। हमारे सारे इदारे भाई वही काम आप करते हैं, आपके ख़ानदान करते हैं, तो बड़े ज़बरदस्त चलते हैं। देखिए ना, IPPs, शुगर मिलें इन्हीं लोगों की हैं, बड़ा ज़बरदस्त चलेगा। इनकी ज़राअत भी तरक्की करेगी, इनका हर शुबा तरक्की करेगा ज़ाती तौर पर, जिसमें होंगे ज़ाती मफाद होंगे, और मुल्क में वही इदारा बैठ जाएगा। बराह रास्त आप देखिए, जो भी चीज़, यूटिलिटी स्टोर यहाँ नहीं चलेगा, इनके कारोबार चल जाएंगे। क्यों? इसी तरह से सोच ये होगी। तो लिहाजा इनसे आप करवा भी लें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो बात नहीं बननी। और ये जो फाइलें बन चुकी हैं ये दबनी नहीं हैं। जब एक दफ़ा हाथ बंदा खड़े कर देता है ना इस्टेब्लिशमेंट की, हाथ उठा ले बस हमारी बस हो गई है, तो उसके बाद बात नहीं बनती। अब आप देखिए, तज्ज़ियाकारों से ज़्यादा, साफ़ियों से ज़्यादा इनके अपने लोगों को पता होगा कि जी हमने अब क्या करना है, किस तरफ जाना है। इनके अपने लोग, यानी इनके ही MNAs MPs क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सुनिए। वो सब आपको बता देगा कि वो कहानी कहाँ फिट कर रहे हैं। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि अब नून लीग की कहानी चूँकि ख़त्म हो चुकी है और उनको पता है नून लीग के MNA MPs को, इनके सपोर्टर्स को, कारकुनों को, कि जी अब हमें वोट नहीं देने किसी ने। कारकुन को पता होता है, लोगों में जाता है, हमें अब वोट नहीं मिलने। तो अब वो कहाँ देख रहे हैं? वो बरह रास्त जहाँ से ये फैज़ हासिल करते हैं, शहबाज शरीफ साहब, जहाँ फैज़ हासिल करने के शहबाज शरीफ साहब देखते हैं, नवाज़ शरीफ साहब देख रहे हैं, मरीम साहब देख रही हैं कि जी अब उन्हीं के साथ है हमारा, तो वो भी कह रहे हैं हम डायरेक्ट उनसे करें फिर कहानी, क्योंकि कुछ इधर उधर हुआ तो ख़ानदान तो बाहर निकल जाएगा, तो हमारा क्या होगा? हम हमारे खाने के लिए नहीं, हम भी वहीं पर कहानी फिट करते हैं, क्योंकि अब वोटों से तो नहीं हमारी हुकूमत आ सकती, हम वोटों से नहीं जी सकते। अब जनाब रीसेट पाकिस्तान बटन प्रेस हो चुका है, अब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर तो इसमें इन्होंने शामिल होना है, नून लीग पीपल्स पार्टी ने, हो जाएं, वरना वो काम शुरू हो चुका है। अब इसमें सहाफ़ी हैं हसन रज़ा, ये दुनिया न्यूज़ के लाहौर के ब्यूरो चीफ़ हैं, और जो दो सहाफ़ी आपने देखे थे, वीडियो आई थी कि गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे हैं मोहसिन नकवी दो सहाफ़ियों से, उनमें हसन रज़ा भी हैं। ये दो सहाफ़ी हैं, तो उनमें हसन रज़ा हैं, और वहाँ पर जो मोहसिन नकवी ने बात की कि जी मैं तो अपनी बात पर कायम हूँ कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है और ये नहीं चल सकता, और इस तरह से जिन्होंने कहा जी मैंने 30 साल का सफ़र 3 साल में तय किया, उनकी मेहरबानी है, इस तरह की बातें की। तो अब वो हसन रज़ा कह रहे हैं कि मेरी मालूमात के मुताबिक गुज़श्ता कुछ अरसे में 150 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली और 130 से ज़्यादा अरकान सूबाई असम्बली ने हुकूमत की एक अहम और ताकतवर शख्सियत तक बिलवास्ता या बिलावास्ता अपनी राय पहुँचाई है। अब
ये कौन सी अहम ताकतवर शख्सियत हो सकती है? मोहसिन नकवी हो सकते हैं या एस्टैब्लिशमेंट की और शख्सियत हो सकती है, और किसको पहचाना है? हुकूमत की किसी शख्सियत को, उनको तो हुकूमत ने बताना है कि भाई तुम्हारे मैंने जो MP है जो तुमने ये करना है। तो उन्होंने एक हुकूमती शख्सियत को बराह रास्त या वैसे पहुँचा दिया है। दोनों बड़ी सियासी जमातों के बाज़ अरकान भी नए इंतज़ामी यूनिट्स के तस्वुर को अपने हलकों और अपनी सियासी तरक्की के लिए उम्मीद समझते हैं। वो कह रहे हैं नहीं हम आपके साथ हैं, दोनों सियासी जमातें। जबकि पीपल्स पार्टी अभी तक मौक़िफ़ ये है कि मर जाएंगे, सिंध नहीं तकसीम होने देंगे। उनका ऑफिशियल मौक़िफ़ ये है। वज़ीर सिंध ये क्लैरिफाई कर चुके हैं, सईद गनी साहब दीगर सब ये कह चुके हैं, तो उनका ऑफिशियल यही है। लेकिन उनके अपने लोग भी वहीं पर कहानी जोड़ रहे हैं कि जी हम आपके साथ हैं। जो मोहसिन नकवी कह रहा है हम बिल्कुल उसकी तायद करते हैं। तो जी ये तो होना चाहिए। अब इनका ताल्लुक दोनों बड़ी सियासी जमातों से है, तो अब आप देख लीजिए ये है इस वक्त जो हुकूमत के साथ हो रहा है। तो ये बस चंद दिन है भाई, फिर इनको किस लिए रखना है? इनकी फायदियत क्या है? जो कहना है इनके MNMP इसको डायरेक्ट कह के करवा लें। इनके नखरे, इनकी याशियाँ क्यों ख़ानदानों की बर्दाश्त करनी है? इनके 11 अरब रुपये के जहाज़ क्यों बर्दाश्त करने हैं? ठीक है। और इनकी जो गवर्नेंस है, जिनका जो स्टाइल है, वो तो ये नहीं बदल सकता। मैंने आपको बताया तारीख से अगर आपने सबक नहीं सीखना तो आपकी मर्ज़ी है, करके देख लीजिएगा। 4.5 साल हो गए हैं, मज़ीद मेरा ख्याल है 6 महीने साल कह रहे हैं ना टाइम, तो 6 महीने भी देख लेते हैं। ये भी करके देख लीजिए कि जी नए यूनिट्स बना के इनके हवाले या इन्हीं के ज़रिए इन्होंने अपने बंदे ही वहाँ पर लगाने होंगे ना, या कोई और आ जाएंगे सियासतदान इन्हीं में से होंगे कि नए लाएंगे। तो आप देखिएगा फिर क्या होता है। या आप इसको किसी और तरह चलाने की कोशिश करेंगे। बल्दियाती निज़ाम अगर फ्री एंड फेयर आ गया तो वो तो वोट पड़ेगा तहरीक इंसाफ को, तो फ्री एंड फेयर तो होने नहीं देना, तो फिर इसी तरह के इन्हीं के होंगे, इन्हीं से डील करना है आपने। तो लिहाजा आप जो मर्ज़ी कर लें, ये नहीं अब इनके साथ रीसेट का बटन नहीं दब सकता। अगर वही लोग कर रहे हैं, आपने रीसेट का दबा भी दिया तो उसके अंदर तो वही चीज़ें हैं, सारे निज़ाम के अंदर वही लोग बैठे हुए हैं, तो कैसे रीसेट होगा? आप मोबाइल को रीसेट करें, मतलब ऑफ़ करके ऑन करें, जो ऐप्स आपने उसके अंदर डाली में वही आएंगी। जब तक उनको आप डिलीट नहीं करेंगे उसके अंदर जो ख़राबी हैं जो है वैसे ही रहेंगी। उनको डिलीट करके कोई नया कुछ करेंगे तभी होगा। खैर, अच्छा जी, अब दिलचस्प बात है कि जियो न्यूज़ पर रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम में शहजाद इकबाल कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने कहा कि मसला निज़ाम का नहीं बल्कि आइन पर अमल दरामद ना होने का है। लेकिन अगर वाकई आइन पर अमल हो रहा होता तो मौजूदा हुकूमत ही इस शक्ल में मौजूद ना होती। भाई आइन पर अमल होता तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती, आइन में है। आपका इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होता, आपका नैब इंडिपेंडेंट होता, आप तो जेलों में होते, आपको तो वोट ही नहीं पड़े थे, आप कैसे आ जाते? तो आइन पर अगर अमल दरामद हो गया तो आपका तो वजूद नहीं रहना सियासी। माजी में नवाज शरीफ ने सिविल बादस्ती जद्दोजहद ज़रूर की, मगर अब हालात बदल चुके हैं। अब वो अपनी ही जमात को ये हिदायत देते नज़र आते हैं कि मोहसिन नकवी के बयानात पर रद्द-ए-अमल ना दिया जाए। खामोश, चुप, लेट जाओ, खामोश हो जाओ, जो कहा जा रहा है करो, कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कहा जा रहा है ये करेंगे ज़रूर, मगर बात फिर भी नहीं बनेगी। और मैंने आपको हवाला दे दिया है क्यों नहीं बनेगी। इनका मसला है इनके माइंडसेट का, इनका फोकस क्या है। इनका फोकस ये नहीं है कि आवाम को हमने कुछ देना है, आवाम के लिए कुछ करके दिखाना है। और मैं ये भी बता दूं आपको, ये जो जजेस इन्होंने भर्ती किए हैं ना, जो अपने वकील भर्ती किए हैं, जिस तरह इनके सियासतदानों को पता है वो आगे तक ताकतवर शख्सियत को पैगाम पहुंचा रहे हैं, जी हम आपके साथ हैं, जिस तरह की तरमीम आप कहेंगे हम करेंगे। इसी तरह जजेस भी आप देखिएगा कि जो ही वक्त बदलना है जजेस ने भी उधर ही देखना है, वो भी उधर देख रहे हैं होने के बाद कि इन्होंने हमें क्या देना है, ये नहीं हमें कन्फर्म करेंगे या ये नहीं। तो ये भी जब मोहसिन नकवी वाला मामला है तो हम जहाँ से मोहसिन नकवी अपनी ताकत हासिल कर रहे हैं वहीं से हम भी रुजू कर लेते हैं, वहीं से हम डायरेक्ट बात करते हैं। ये सारी कहानी वहाँ जानी है। बाकी इनका ज़ोर सिर्फ एक काम पर है कि जी खान बाहर ना आ जाए, खान को रिलीफ ना मिल जाए। अब आज की एक और बड़ी खबर ये बनी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई कि खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, इसके खिलाफ समाअत हुई। सलमान सफदर साहब ने उसमें दलाइल दिए कि उनको अकेला रखा जाता है। तो इस पर वकील साहब ने कहा जी उनको तो, जो सरकारी वकील हैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, उन्होंने कहा कि नहीं, खान साहब को तो 20 क्लास से बेहतर सहूलतें मिली हुई हैं। अच्छा, किस तरह के जी? उनकी बैरकें, उनको 7 बैरक्स मिली हुई हैं, 7 वकाल कोठरियाँ मिली हुई हैं, तो वहाँ वो चहलकदमी कर लेते हैं। भाई ये तो तन्हाई है, 7 या 70 भी दे दो तो 7 कोई है तो नहीं, मिलने नहीं दिया जाता जी, सिक्योरिटी की बिना पर। कमाल है, सिक्योरिटी की बिना पर उनको टॉर्चर करते रहो कि वो तन्हाई में रहे। फिर ये कि जी उनको 2 अंग्रेज़ी अखबार दे दिए जाते हैं, और ये कि इस तरह उनको 500 किताबें दी जा चुकी हैं। 500 किताबें, इसका मतलब 500 किताबें खान साहब पढ़ चुके हैं 3 सालों में, कम से कम ये तो हैं, जबकि और मांगते हैं और दी नहीं जाती। तो कहते हैं जी पहले भी इनको 9 किताबें दी गई हैं, तो ये कैद तन्हाई उस तरह से नहीं है। अच्छा, सुप्रिटेंडेंट निराला जेल ने जो कहा ना कि कैद तन्हाई का तस्वुर अब तकरीबन ख़त्म हो चुका, तो इस पर सलमान सफदर ने जवाब दिया कि तकरीबन ख़त्म होने का मतलब ये है कि अभी भी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। तो पहले तो था, आप एडमिट कर रहे हैं कि पहले कैद तन्हाई थी,
तो अभी भी किसी तरह किसी शक्ल में मौजूद है। इस पर ख़ुद सलमान सफदर ने कहा कि जी इमरान खान को अडयाला जेल हुकाम ने छोटी और बड़ी ईद दोनों की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। गुज़िश्ता 8 महीनों में खान के बेटे इंटरनेशनल मीडिया पर इंटरव्यू देते हैं कि हमारी वालिद से बात नहीं करवाई जाती। क्या फ़ोन कॉल पर बात करवाने से सिक्योरिटी और सेफ्टी के मसाइल होते हैं? ये कहते हैं क़ैद तन्हाई नहीं है, इस बात का जिक्र इनकी रिपोर्ट में कहीं है। फिर सलमान सफदर ने जब हाई कोर्ट ने पूछा जी आप हल बता दें, क्या है, कैसे क़ैद तन्हाई ख़त्म की जा सकती है, आप बता दें। तो सलमान सफदर ने कहा कि जी एक तो ये कि दोनों मियाँ बीवी को फिर इकट्ठे ही कैद रखा जाए, फिर हफ्ते में एक दफ़ा कम से कम बेटों से हफ्ते में एक दफ़ा ही टेलीफोन पर ही बात करवा दी जाए। और इस पर उन्होंने कहा कि जी हाई कोर्ट ने कहा जी हम आपकी तजावीज़ का जायज़ा लेंगे, देखेंगे। सलमान सफदर ने भी बताया कि खान ने कहा कि जी जो पहले सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल था अब्दुल गफूर अंजुम, वो बहुत जालिम था, मुझ पर बहुत जुल्म करता था। अब मुश्किलात कुछ कम हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था। तो जब सलमान सफदर कहते हैं मैं मिलने गया तो मैंने देखा वॉशरूम गंदा था, परेशानी थी। तो खान साहब ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैंने अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर लिया, मसाइल हैं छोड़ दो तुम। और खान ने कहा मेरा खाना, सेल, सिक्योरिटी सब ठीक है, क़ैद तन्हाई की भी खैर है, वो भी मसला नहीं। मेरी आँख का मसला है, वो देखिए मेरी आँख 85% ज़ाया हो चुकी है। और मेरी खान से 65 मिनट की मुलाकात हुई थी, जिसमें 60 मिनट खान ने जेल में मेंटल टॉर्चर और इनकी क़ैद तन्हाई में रखने की बात की थी। तो ये जनाब जेल में हुआ है खान के साथ। तो इनका सारा ज़ोर इस पर है कि शायद हम ही हैं, हम ही रहेंगे, हमारे अलावा कोई चॉइस ही नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के पास। तो हमने बस खान को अंदर रखना है, वो बाहर ना आए, वो आ गया तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट को हम किसी तरह से बना लेंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का मसला भी है कि अवाम मुतमईन नहीं है इनसे। आप देखिए ना कि 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है कि ख़ुद इनके साथ काम करने वाले साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कह चुके हैं कि जी ये आखिरी साल है शहबाज सरकार का। और उन्होंने बताया कि जी चलें आप और कुछ नहीं करते तो आप कम से कम पॉपुलर तो हों। अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी को ला के बिठाती है, उनकी कोशिश होती है चलो थोड़ा बहुत पॉपुलर तो हो। तो शहबाज ना पॉपुलर है, कहाँ से पॉपुलर है, ना वो काम कर सकते हैं, ना वो कोई डिलीवर कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई हो गई है तारीख की, रिकॉर्ड बेरोज़गारी हो गई है, रिकॉर्ड कर्ज़े हमारे हो गए हैं, कहीं तो कोई बेहतरी हो। तो मैं कोई नजूमी तो नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से काम नहीं चल सकता, ये उन्होंने बताया। अब डिलीवरी देखिए इन्होंने किस तरह इदारे तबाह किए, सिस्टम कैसे तबाह हो चुका है कि रावलपिंडी में फ़ारूक आज़म रोड पर डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने शहरी पर तशद्दुद किया, उसकी वीडियो आ रही है। रावलपिंडी में एक हफ़्ते में 3 नन्हे फूल, 3 बच्चे जिनमें एक बच्ची शामिल है, बरसाती नाले में डूब कर दुनिया से चले गए और 6 साल से इनकी उम्रें कम ही बताई जाती हैं। तो कौन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा? अब आप अंदाज़ा लगाइए ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। फिर 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर टेक्सला और वाह के सरकारी अस्पतालों में सफाई वाले अमले की गैर मुय्यना मुद्दत तक हड़ताल। कहीं सुथरा पंजाब वाले कह रहे होते हैं हड़ताल पर जा रहे हैं, वो ये कर रहे होते हैं, कहीं आप देख लीजिए कि बच्चे डूब कर मार रहे हैं। तो ये इनकी कारकर्दगी है। और पुलिस है तो वो तशद्दुद करती है, बस उनका ये काम रह गया है। तो कारकर्दगी तो उनकी है। अच्छा, अब जुलाई में तिजारती खसारा 25% बढ़कर $4 अरब हो गया। दरामदात 9.6 अरब डॉलर तक जा पहुंची, बरामदात $3 अरब से कम रहीं। ये PBS की रिपोर्ट है, शहबाज राना साहब की खबर है। तो ये सरकारी रिपोर्ट में बताया जा रहा है, हम नीचे से नीचे जा रहे हैं। फिर जनाब इनका गवर्नेंस का अंदाज़ देखिए, जो मैंने आपको बताया ना कि ये नहीं ठीक हो सकते, क्योंकि किया क्या है कि एक तरफ पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है और कहते हैं जी किफ़ायतशारी होनी चाहिए। अभी आप देखिए ना, फिर 5 अगस्त को जो आया कि जी पेट्रोल मज़ीद हमने ₹4 महंगा कर दिया है, ₹4.45 मज़ीद महंगा कर दिया है। हाँ किया है भाई, क्या कर लोगे? तो जहाँ इनका अंदाज़ ही होगा वहाँ बेहतरी क्या आनी है। अब एक तरफ पेट्रोल महंगा हो रहा है और दूसरी तरफ क्या कि जी हमारे साथ चलोगे तो फिर हम तुम्हें हर तरह से नवाजेंगे। अब इस्लामाबाद में ये तो विफाक के अंडर आता है ना, बाकी सबको भी नवाजा जा रहा है। जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं उनकी मौजें लगाई जा रही हैं कि भाई तुम लोग मौज करो, हमारे साथ रहो, तुम्हें हर तरह से हर सहूलत मिलेगी। अब उनके लिए अलाउंसेस बढ़ा दिए हैं। इसमें क्या किया है, किस तरह से अलाउंस बढ़ाए हैं, ज़रा देखिए आप। ₹1,00,000 तो कोई चीज़ ही नहीं है ना जी। अब जितने भी जुडिशल अफसरान हैं, हाई कोर्ट अफसरान हैं, इनकी ट्रांसपोर्ट मॉनिटराइजेशन अलाउंस में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 17 से 22 ग्रेड के अफसरान हैं। 1 जुलाई 2026 से ग्रेड 22 के अफसरान के लिए और ट्रांसपोर्ट मॉनिटराइजेशन अलाउंस 2,50,000, 21 वालों के लिए अलाउंस 1,95,000।
20 ग्रेड के अफसरान के लिए ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन, ये ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन है, ये तनख्वाह या दीगर चीज़ें अलग हैं। इनका अलाउंस जी 20 ग्रेड का 1,75,000, 19 का 1,50,000, ग्रेड 18 के अफसरान के लिए ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन अलाउंस 1 लाख रुपये मुकर्रर, 17 के अफसरान के लिए 60,000 रुपये। तो अब आप ये देखें कि इस तरह से ये नवाजते हैं कि जी हमारे साथ चलो। और बाकी पुराने जितने प्रोजेक्ट्स हैं, बुज़दार कहते हैं कि बड़ा करप्ट है, आज तक उसको किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया उस्मान बुज़दार को, अब उस पर तख्तियाँ लगाते जाओ। अब ये क्या था जी कि पानी ज़ख़ीरा करना है, बारिश का पानी, वो प्रोजेक्ट बुज़दार दौर में शुरू हुआ और सादी मज़हर साहब बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जी DW और डॉन की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ये बुज़दार दौर में ये सिलसिला शुरू हुआ था और नून लीग अब अपने साथ इसको जोड़ना चाहती है। ये इनकी टोटल कारकर्दगी है। आखिर में अर्ज़ कर दूँ कि अलीमा साहिबा खुश नहीं हैं 27 सितंबर की तारीख से। वो कहती हैं कि जी ख़ान को इंतज़ार करवाया जा रहा है, हमें तो इस कॉल की समझ ही नहीं, इतनी डिले क्यों, कॉल इतनी लेट क्यों। इनको समझती थी कि अगस्त में ही कॉल आनी चाहिए थी, अगस्त की तारीख आनी चाहिए थी। बहरहाल ये सियासी चीज़ें हैं, देखा जा रहा है कि अंदर क्या होता है, क्योंकि शायद जिन्होंने तारीख दी है उनको लगता है कि उससे पहले ही पता नहीं ये जो 2-3 महीने की बात है उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आ जाएंगी और ये जो मीटिंग हो गई है कि यहाँ पर बड़ी चीज़ें सेट हो जाएंगी, फ़लाँ सारा मामला सेटल हो गया है, या वो जो दराड़ थी उसको कहीं भरने की कोशिश हो रही है, जोड़ने की कोशिश हो रही है, वो दराड़ फिर और ज़्यादा बड़ी दराड़ की सूरत में 27 सितंबर से पहले नज़र आ जाएगी। तो शायद वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं। तो सियासतदान जब सियासी फ़ैसले करते हैं वो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हैं। मेरा भी अंदाज़ा ये है कि उससे पहले बहुत कुछ होना है और मैं आपको खबर दे चुका हूँ कि अक्टूबर के बाद तो वैसे ही काम तेज़ हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।